ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो साउथ कोरिया में इंसिडेंट हुआ था। कहानी के शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एमिलिया है। वो एक इंस्पेक्टर से मिलती है। इंस्पेक्टर उसे केस का फाइल देता है और कहता है कि कल तुम्हें कोर्ट में जाना है और वो केस इतना आसान नहीं होगा। एमिली यहाँ से निकलने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है। वो एस्ट्रोलॉजर एमिलिया को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने उसे बचपन में देखा था, लेकिन एमिलिया उसे पहले से पहचानती है और यहाँ से काम खत्म होने के बाद वो जाती है एक चर्च में जहाँ पर एक पास्टर होता है और पास्टर एमिलिया को देखकर खुश हो जाता है। अगले ही दिन दिखाया जाता है कि सब के सब कोर्ट में जाते हैं जहाँ पर उस आरोपी का 5 दोस्त हियरिंग सुनने के लिए आते हैं। एमिलिया एक बहुत पुराना केस लड़ना चाहती है क्योंकि एमिलिया एक वकील है। एमिलिया के ऑपोजिट जो वकील होता है, जो प्रोसिक्यूटर होता है, वो कहता है कि ये एक ट्रायल केस है, मतलब इस केस का सुनवाई पहले से हो चुकी है और उस एक्यूज का सजा मिल चुका है जो कि एक फॉल्स कॉन्स्पिरेसी था, लेकिन इस केस के लिए दोबारा से अपील किया गया है। और ये ट्रायल केस एक आदमी के ऊपर होता है जिसका नाम योंग होता है। उसका केस है कि एक छोटी बच्ची के साथ मोलेस्ट किया और उसे मर्डर कर दिया। जिससे प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि इसका केस खत्म हो चुका है, कोर्ट ने इसका फैसला लिया था, सब कुछ सही था। एमिलिया कहती है कि मेरा प्रोसिक्यूटर जितना भी बात किया है वो पुराना एविडेंस और डेटा को चेक करने के बाद एविडेंस दिया है, लेकिन उसका जरूरी है कि वो केस को रीओपन करे और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। प्रोसिक्यूटर कहता है कि क्या तुम उस इंसिडेंट के पास थी? एमिलिया कहती है हाँ, मैं उस पूरी केस का दौरान वहीं पर थी। और जज से कहती है जो भी मैं एविडेंस दूंगी सब कुछ सच होगा। और यहाँ से कहानी चला जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर दिखाया जाता है कि 6 साल की छोटी बच्ची होती है। इस बच्ची का नाम है एमिलिया। अरे ये वही एमिलिया है जो आज कोर्ट में केस लड़ रही है। दरअसल वो योंग नाम के एक इंसान के लिए केस लड़ रही है और योंग और कोई नहीं बल्कि एमिलिया का डैड है। इसके बाद योंग को दिखाया जाता है योंग का ब्रेन पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होता क्योंकि उससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। उनका दिमाग बच्चे की तरह होता है, लेकिन योंग अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और एंजल भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती है। ये दोनों एक शोरूम के गाने पर डांस कर रहे थे और उसी शोरूम में एक सेलर मून बैग होता है। ये सेलर मून बैग एमिलिया को बहुत पसंद होता है। उसके डैड कहते हैं कि कल मुझे सैलरी मिलेगी, इसके बाद मैं तुम्हें उस बैग को खरीद दूंगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। तभी वो देखते हैं कि वो बैग कोई खरीद लेता है। योंग अपनी बेटी के साथ शोरूम के अंदर जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि बैग मैं और मेरी बेटी खरीदना चाहता हूँ। हम रोज एक दिन में 2 बार इस शोरूम में आते हैं इस बैग को देखने के लिए, कृपया करके इस बैग को ना खरीदे। और वो उस बच्चे को जिसने वो बैग खरीदा है उसको मनाने के लिए उसको गालों पर हाथ भी लगाने का कोशिश करता है और तभी वो आदमी जिसका वो बेटी होती है वो योंग को मारना शुरू कर देता है। दरअसल वो कमिश्नर है। वो एमिलिया के अपने डैड को उसकी छोटी सी बेटी एमिलिया के सामने बहुत मारता है। इसके बाद दोनों घर में जाते हैं और रात को अपनी बेटी से कहते हैं कि वो बैग मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा। योंग दरअसल एक पार्किंग में काम करता है और अगले ही दिन जब उसे सैलरी मिलती है तो वहाँ पर वही कमिश्नर का बेटी आती है जिसका डैड ने एक दिन पहले योंग को मारा था और वो उसे अपना सेलर मून बैग दिखाती है और उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि एक और दुकान है जहाँ पर ऐसा ही बैग मिलता है। इस बात से योंग बहुत खुश हो जाता है। वो छोटी लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद योंग उसका साथ चलना शुरू कर देता है और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि सड़क पर वो छोटी बच्ची एक्सीडेंटली मर चुकी है। सामने एक पत्थर भी होता है और उस बच्चे के सिर पर चोट के निशान भी होता है और यहाँ पर योंग उसे बचाने का कोशिश करता है और उसका मुंह पर हवा भरने का कोशिश करता है और ये सब कुछ दूर से एक फीमेल देख लेती है। योंग उस फीमेल से हेल्प भी मांगता है, लेकिन वो फीमेल चिल्लाते हुए वहाँ से डर से भाग जाती है और अब पुलिस योंग को पकड़ लेता है और उस पर चार्ज लगा होता है कि उसने एक छोटी बच्चे के साथ मोलेस्ट करके उसे मार डाला। योंग को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि योंग ठीक से बोल नहीं पाता, उसका स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि योंग का बेटी उसका घर पर उसका इंतजार कर रही होती है और जब योंग घर पर नहीं आता है तो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसका डैड काम करता है और रास्ते में देखते हैं कि बहुत भीड़ होती है और जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर योंग होता है। दरअसल इसे पूरा एक्ट करने के लिए कहा जाता है कि क्या हुआ था। वहाँ पर एक बच्ची का पुतला रखा जाता है। योंग कहता है कि पुतला इसी तरह से गिर गया था। दरअसल उसे सब कुछ इशारों से बता रहा था। मैंने उसे गालों में हाथ दिया था लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था। जब उसे होश नहीं आई तो मैंने अपने मुंह से उसके मुंह के अंदर हवा डालने का कोशिश की और उसके शर्ट को थोड़ा लूज किया ताकि उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर पुलिस कहता है कि क्या तुमने और गलत काम किया है? योंग कहता है कि नहीं, इसके अलावा मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर तुम सच बताओगे तब तुम अपने बेटी के पास जा सकोगे, क्योंकि यहाँ पर योंग बार बार अपने बेटी से मिलने के लिए कह रहा होता है और उसकी बेटी दूर से सब कुछ देख रही होती है। लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने डैड तक
पहुंच नहीं सकती। एक बार फिर उसे एक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर योंग बहुत डर चुका था और डर से ऐसा एक्ट कर देता है जैसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत काम किया है। और पुलिस ऑफिसर मीडिया देखने के बाद इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि योंग उसके साथ मोलेस्ट किया और उसे मार डाला। अब योंग को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया जाता है और जब जेल में जेलर को पता चलता है कि योंग ने एक बच्चे को किडनैप किया, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की और उसके बाद उसे मार दिया, उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिलहाल वो योंग को कुछ नहीं कहता। जहाँ पर योंग एक टेलीफोन को देखता है, उसके तरफ वो जाने लगता है और उसका बेटी को कॉल करना चाहता है और ये देखने के बाद जेलर उसे बहुत मारता है। इसके बाद में एक सेल में भेजा जाता है जहाँ पर पहले से 5 कैदी मौजूद थे। उसकी फाइल भी होती है जिस पर सारे गुनाहों को लिखा जाता है। जब उन लोगों को पता चलता है कि ये बच्चे को किडनैप किया और बाद में उसको खून कर दिया, तो वो कैदी लोग उसे टॉवल के अंदर बंद करके जमीन पर बहुत बुरी तरीके से मारता है। योंग को अभी भी समझ नहीं आता कि उसने किया क्या है। वही दूसरी तरफ एमिलियो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे ऑर्फनेज में भेजा जाता है, क्योंकि योंग के अलावा उसका जिंदगी में और कोई नहीं है। वही अब जेल में ये दिखाया जाता है कि योंग जिस सेल में होता है जहाँ पर 5 कैदी है और इन 5 में जो लीडर होता है उसे जेल की एक और दूसरा कैदी मारना चाहता है। यहाँ पर सब कुछ सामानों को फुटबॉल में भरकर उन कैदियों को सप्लाई करता था। एक दिन उसी जेल में एक आदमी उसके पास एक शार्प पेन ले आता है और वो उस पेन से उस लीडर को जख्मी करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन योंग दूर से देख लेता है और उसके आगे आ जाता है और योंग जख्मी हो जाता है। और इससे लीडर देख बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसका 4 साथी योंग से उसकी कहानी को कहने के लिए कहता है और सब कुछ सच सच बता देता है और उन्हें भी पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि योंग बेकसूर है। यहाँ पर लीडर कहता है कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। योंग कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर जेल में एक प्रोग्राम के अरेंजमेंट किया जाता है जहाँ पर जेल में मिनिस्टर भी जाते हैं। वहाँ पर योंग का बेटी भी उस प्रोग्राम में आती है और ये 5 कैदी उसके बेटी को एक बॉक्स के अंदर बंद करके अपने सेल में ले आते हैं जहाँ पर योंग पहले से होता है। और जब अपने बेटी को देखता है तो उसका आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपने बेटी को गले लगा लेता है। उसका बेटी योंग को बहुत मारती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम वापस क्यों नहीं आए। योंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता था, मैं यहाँ पर फंस चुका था। योंग और उसका बेटी एक दूसरे को देख बहुत रोते हैं। एमिलिया कहता है कि क्या तुम बुरे इंसान हो। योंग कहता है कि नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। और तभी वहाँ पर एक कैदी बोलता है कि ये एक स्कूल है। योंग अपने बेटी से सच कह देता है। वो कहता है कि ये एक जेल है और यहाँ पर जो 5 कैदी मौजूद है ये सब लोग बुरे इंसान हैं और इन्होंने गलत काम की है। और जब 5 लोग इसे सुनते हैं तो हैरानी से योंग को चेहरा को देखने लगता है, क्योंकि योंग तो बहुत इनोसेंट होता है। वो अपनी बेटी से कभी झूठ नहीं बोलता। और अब ये 5 कैदी बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ के सभी बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एमिलिया यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि मैं अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। योंग भी अपने बेटी को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो लोग योंग को समझाता है कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएगी तो स्कूल नहीं जा पाएगी, वो पढ़ नहीं पाएगी। और इसीलिए योंग अपने बेटी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और उन्हीं 5 कैदी में से एक कैदी योंग के बेटी को वापस छोड़ने जाता है, लेकिन जब तक वो गेट में पहुंचता है तब वो देखता है कि सारे बच्चे बस में बैठकर यहाँ से जा चुका है और मजबूरी से उसे वापस उसी सेल में लेकर आना पड़ता है जिस सेल का नंबर 7 होता है। और योंग फिर से अपने बेटी को देखकर खुश हो जाता है। हालांकि यहाँ पर गार्ड भी आते हैं, लेकिन जैसे ही गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं वो लोग योंग को बेटी को छुपा देते हैं और योंग को बेटी अगले कई दिनों तक यहाँ पर रहती है और वो दोनों यहाँ पर साथ में खाना खाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और एक रात सोने से पहले योंग की बेटी योंग से कहती है, आई एम सॉरी डैड, ये सब कुछ सेलर मून बैग की वजह से हो रहा है, वो बैग मुझे नहीं चाहिए। योंग यहाँ पर कहता है, मैं जैसे ही इस जेल से निकलूंगा मैं तुम्हारे लिए उस बैग को खरीद दूंगा। यहाँ पर एमिलिया योंग से कहती है, जब आप जज के सामने बोलोगे तब सब कुछ सच कह देना, क्योंकि उसे बोलने का प्रॉब्लम था। इसीलिए उसकी बेटी बोलती है, जज के सामने सब कुछ सच बोलना और एक एक शब्द अच्छे से बोलना। योंग कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब यहाँ सेल में जितने भी लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके एमिलिया से जुड़ जाते हैं, उसके साथ गाना गाते हैं, उसके साथ नाचते हैं। और एक दिन उन्हें पता चलता कि यहाँ पर एक बार फिर से मिनिस्टर आए हैं। दरअसल उनमें से एक कैदी को खबर मिला था और बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी से बचते बचाते एमिलिया को छुपाकर उस ऑडिटोरियम तक पहुंचते हैं। और जब वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि वहां पर कोई मिनिस्टर नहीं आया है। वो देखता है कि उसके सामने बुद्धिस्ट मॉन्क होता है और इसीलिए उन्हें फिर से एमिलिया को वापस सेल में लेकर आना पड़ता है। और इनमें से जिसने कहा था कि जेल में मिनिस्टर आया है, उस गैंग के लीडर बहुत बुरी तरीके से उसे मारता है, क्योंकि वो बहुत रिस्की काम था। अगर पुलिस को पता चल गया था कि उन्होंने अपने सेल में किसी लड़की को, बच्ची को छुपा रखा है, हो सकता है इन सब की 2-2 साल की सजा बढ़ जाए। वही दूसरी तरफ वार्डन उस दिन के फोटोज को देख रहा था जिस दिन मिनिस्टर आया था, और वो देखता है कि एक जगह पर 3 बच्चे खड़े होते हैं और दूसरी फोटो में वो देखता है कि वहाँ पर 3 नहीं बल्कि 2 है।
और उसे शक हो जाता है क्योंकि कुछ फोटोज में सेल नंबर 7 की कैदी होता है, इसीलिए उनके पूरी तरीके से शक हो जाता है और वो सेल नंबर 7 में जाता है जहाँ पर उसे बच्चा मिल जाता है। और जब उसे पता चलता है कि ये बच्ची और किसी का नहीं बल्कि योंग का है, उसे तो बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसे बहुत नफरत करता था, उसे बेरहमी से मारने लगता है और योंग की हाथ पैर बांधकर उसे सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट जेल में डाल देते हैं, यानी कि अकेले सेल में डाल देते हैं। वहीं पर जेल में दिखाया जाता है कि एक कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो पूरी जेल में आग लगा देता है और जब वार्डन उसे कंट्रोल करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है तब वो बेहोश हो जाता है और फंस भी जाते हैं, जहाँ से सभी कैदियों को बाहर निकलने का कोशिश करता है। और योंग जब अपने आंखों से देखते हैं कि वार्डन अंदर फंस चुके हैं, बाहर आग लगी है, तो सबसे मदद के लिए बोलते हैं, लेकिन सब कैदी यहाँ से भागना चाहता है और इसके बाद योंग अपने जान पर खेलकर अंदर चला जाता है जहाँ पर योंग बेहोश होता है। और जब वार्डन को हॉस्पिटल में होश आता है तो उन्हें बताया जाता है कि अगर तुम्हें वक्त पर वहां से बाहर नहीं निकला जाता तो शायद तुम्हारे जान नहीं बचता। वार्डन कहते हैं कि मुझे किसने निकला? डॉक्टर उसे कहता है कि उस कैदी ने जो अच्छे से बोल नहीं पाता और तुम्हें बचाते वक्त वो खुद भी जल चुका है। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि उसने किसी बच्चे को किडनैप नहीं किया और उसने किसी का मर्डर नहीं किया। और डॉक्टर वार्डन को उस कैदी को दिखाता है जो उनकी वार्ड में होता है, तो वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि योंग होता है। और अब वार्डन को भी कहीं न कहीं इस बात पर यकीन है कि योंग ने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया जिस गुनाह के लिए उसे यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि जिस इंसान के दिल में इतनी इंसानियत होती है कि अपनी जान पर खेल के दूसरे को बचाए, वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता। वही दूसरी तरफ एमिलिया को दिखाया जाता जो हमेशा बहुत परेशान रहती थी और उसको टीचर उसके लिए बहुत परेशान होती है। और जब वो अपने टीचर के पास जाती है तो उसके टीचर उसे पूछता क्या तुम बीमार हो? एमिलिया इस बात पर कोई जवाब नहीं देती। उसके टीचर बोलती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। एमिलिया बोलती है कि क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर होम काउंसलिंग के लिए चल सकती हैं? उसको टीचर कहती है हाँ मैं चल सकती हूँ। एमिलिया यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास आईडी है? उसको टीचर कहती है हाँ मैं चल सकती हूँ। हालांकि उसको टीचर को इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो एमिलिया के साथ चल देते हैं। और अगले ही पल एमिलिया अपने टीचर को जेल के बाहर ले जाती है। उसकी टीचर बड़ी हैरानी से उसे देखती है, लेकिन फिर भी एमिलिया को अंदर ले जाती है। और अब एमिलिया की डैड योंग को बुलाया जाता है। जब योंग अपनी बेटी को देखता है वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और एमिलिया भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारे बातें करते हैं, लेकिन मिलने का टाइम खत्म हो जाता है और गार्ड उस बटन को ऑफ कर देता है जिसमें वॉइस इस तरफ से शीशा को उस तरफ जाती है। वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं, लेकिन ना योंग उसके बेटी की बात सुन सकता है ना ही उसके बेटी उसका बात सुन सकती है। योंग बहुत कोशिश करता है कि वो अपने बेटी के साथ बात करे, लेकिन गार्ड उसे वहां से ले चला जाता है और एमिलिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पर सब कुछ वार्डन देख रहा होता है और जब समझ जाते हैं कि योंग अपने बेटी से बहुत प्यार करता है, उसके कुछ दिनों बाद एमिलिया को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। वो अपने डैड को बहुत मिस करती है और वहां पर वार्डन उसे मिलने के लिए जाता है। एमिली यहाँ पर कहती है कि क्या आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं अपना डैड के साथ रहना चाहती हूँ। और इस बात पर वार्डन कोई भी जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। और वो वापस जेल में आकर अपने 2 गार्डों से कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। और अगले दिन ये दिखाया जाता है कि उन दोनों गार्ड में से एक गार्ड सेल नंबर 7 में एक बॉक्स को लेकर जाता है और उस बॉक्स के अंदर एमिलिया होती है। एमिलिया अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है और योंग भी अब यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। योंग सब कुछ समझ जाता है कि ये सब वार्डन ने किया है। वार्डन को इसीलिए थैंक्स कहता है। साथ ही साथ वार्डन एमिलिया को स्कूल में एडमिशन भी करवा देता है क्योंकि उसे एडॉप्ट कर लिया था और वो हर रोज अपने डैड से मिलने के लिए सेल नंबर 7 में ले आते हैं। और जहाँ पर जो और कैदी होते हैं, एमिलिया उनमें से एक कैदी को जो उन सब का बॉस था उन्हें पढ़ना भी सिखाती है। और एक दिन वो अपने साथ एक मोबाइल भी लेकर जाती है क्योंकि उनमें से कैदी होता है जिसका बेटी हुई होती है और उसने ना तो अपनी बेटी को आज तक देखे हैं और ना ही कभी उससे बात की है क्योंकि उसके जेल आने के बाद उसकी बेटी का जन्म हुआ था। और एमिलिया के वजह से वो अपनी पत्नी से बात कर पाता है और साथ ही साथ अपनी बेटी का पहली बार आवाज सुन पाता है और वो एमिलिया को अपने गले लगाकर बहुत रोता है। और अब योंग का कोर्ट में ट्रायल होने वाला है, यानी कि कोर्ट में उसका पेशी है और जज के सामने उसे अपने गवाही देना होगा। और यहाँ पर उस सब को बताता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। दरअसल उस दिन जब कमिश्नर की छोटी बेटी के पीछे जा रहा था तभी वो गिर जाता है और इससे पहले कि वो उठ पाता आगे उसे किसी और की गिरने की आवाज आती है और वो कमिश्नर का बेटी होती है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसके सिर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है।
और वो उस आदमी से कहता है कि मैं और मेरे बेटी इस बैग को खरीदना चाहता हूँ। और इसमें योंग का कोई भी हाथ नहीं होता। योंग उसकी शर्ट को लूज इसीलिए करता है कि ताकि उसको ऑक्सीजन यानी सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ उसका मुंह पे ऑक्सीजन इसलिए भरता है क्योंकि वो जहाँ पर काम करता था वहाँ पर सीपीआर देना सिखाया था। सीपीआर ऐसा चीज है जिसका बेसिक नेम है BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड इट हेल्प्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स। क्योंकि जब भी इंसान का कार्डियक अरेस्ट और कोई भी कारण से सडनली एक्सीडेंट और इंजरी और इलेक्ट्रिक शॉक, इसके अलावा ड्रग रिएक्शन के लिए सीपीआर दिया जाता है। अगर कोई भी इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, अगर रेस्पॉन्स नहीं करता, उसे सीपीआर का जरूरत होता है। और वो दरअसल उस बच्चे को सीपीआर दे रहा था ताकि उसके जान को बचा सके। लेकिन जब उस फीमेल ने देखा तो ऐसा लगा कि वो आदमी उस बच्चे के साथ कुछ गलत काम कर रहा है, और इसी वजह से उसने पुलिस को एक गवाही दी होती है। और पुलिस ने भी योंग का अच्छी से स्टेटमेंट नहीं लिया, जिस वजह से उसे केस में फंसाया गया। लेकिन सेल में जितने भी कैदी होते हैं ये उनसे पता करना चाहता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और उस बच्चे का डेथ कैसे हुई, और वो एक तरह का रोल को प्ले करते हैं ताकि उसे एक्ट करके उसे बता सके। इसमें उनके एक साथी भी गिरता है क्योंकि उस बच्चे को पीछे सिर में चोट लगा था, और साथ ही साथ वहाँ पर एक ईंट भी था जिस वजह से उसका सिर ईंट में जाकर लगा। और उस दिन बहुत ज्यादा ठंड भी थी जिस पर रास्ते में बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई थी, जिसके वजह से उनका पैर फिसला और दोनों के दोनों एक एक करके नीचे गिर जाते हैं। और जब बच्चे वहाँ गिरती है तो वो बचने के लिए एक रस्सी पकड़ती है, लेकिन उस रस्सी के ऊपर में एक ईंट बांधी हुई होती है जो सीधे उसके सिर पर आकर लगती है, और यही वजह होता है कि उसके सिर पर दर्द की घाव का निशान होता है। और आप सबको समझ में आ गया है कि उस बच्चे का डेथ कैसे हुई थी, और इसमें योंग का कोई भी हाथ नहीं था। और अब यहाँ पर योंग का जितना भी दोस्त होता है वो सब के सब एक सवालों की लिस्ट बनाती है। वो सवाल होते हैं जो कोर्ट में उसे पूछे जाएंगे, और वो उसके सही और सच्चे जवाब योंग को याद करवा देते हैं, और वो भी सारे जवाब को अच्छे से याद कर लेता है। वही वार्डन कमिश्नर के पास जाता है। वो चाहता है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो, लेकिन कमिश्नर उसको मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि योंग किसी भी हालत में जेल से निकले। वो चाहते कि उसको सजा मिले क्योंकि वो उससे बहुत नफरत करता है, क्योंकि उसी के बेटी के मर्डर के आरोप योंग का ऊपर होता है। अब वो दिन आता है जिस दिन कोर्ट में योंग का पेश होना है। वार्डन उसे अपने साथ ले जाता है और वो उसे हौसला देता है कि तुम्हें सारे सवालों का सही सही और सच्चे जवाब देना होगा। और अब कोर्ट के पेशी से पहले योंग के पास उसका वकील आता है, लेकिन वो उसका स्टेटमेंट नहीं लेना चाहता है, बल्कि वो कहता है कि कमिश्नर बहुत पावरफुल इंसान है और तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं उससे डरता है, जबकि वो खुद योंग का वकील है। और इसके बाद कमिश्नर खुद योंग के पास आता है, उनको खूब मारता है, और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं कहा कि सब कुछ मैंने किया तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ वही करूंगा जो मेरे बेटी के साथ हुआ है। इस बात पे योंग बहुत घबरा जाता है, और जब कोर्ट में उसको सवाल पूछे जाते हैं तो योंग एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने कमिश्नर का बेटी को खून किया है। और इस बात को सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वार्डन चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे और वक्त की जरूरत है, लेकिन जज अपना फैसला सुना देते हैं, हालांकि सजा ही मौत देते हैं। योंग सबसे माफी मांगते हैं। वहाँ पर योंग का बेटी एमिलिया भी होती है, और उसे भी अपने पिता के स्टेटमेंट से बहुत दुख होता है। उसे बहुत रोना आता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि योंग ने अपने स्टेटमेंट क्यों चेंज की। योंग को वापस जेल में लिया जाता है और वहाँ पर उसकी बेटी मिलने आती है, और वो अपने डैड से कहती है कि मुझे पता है कि आप गलत इंसान नहीं हो, बल्कि आप एक अच्छा इंसान हो। और साथ ही साथ उसे वक्त से पहले फांसी दी जा रही होती है, क्योंकि कमिश्नर पावरफुल इंसान है और वो करवाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर जितने भी साथी होते हैं किसी भी तरह से जेल से उसे निकालना चाहते हैं, और यहाँ पर सभी साथी मिलकर एक बहुत बड़ा बैलून बनाते हैं। और 23 दिसंबर को जिस दिन योंग को फांसी दिया जाएगा उस दिन वहाँ जेल में एक प्रोग्राम भी होता है जहाँ पर योंग का बेटी आएगी, और साथ ही साथ आज के दिन योंग का बेटी के बर्थडे है। वो डिसाइड करते हैं कि इस दिन योंग को उस जेल से निकाल देंगे। और जो प्रोग्राम हो रहा था, प्रोग्राम के दौरान किसी तरह से एमिलिया को और योंग को उस हॉट बैलून के अंदर बिठा देते हैं, और इसके बाद उस रस्सी को खोल देते हैं जहाँ पर गैस बैलून उड़ना शुरू हो जाता है। और वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कोशिश में ये साफ नजर आता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहते कि वो उन्हें रोके, बल्कि वो लोग उन दोनों के यहाँ से जाने देना चाहते हैं, बल्कि वो यही चाहते हैं कि योंग और उसके बेटी को यहाँ से जाने दे। और अब धीरे धीरे हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। बैलून की जो रस्सी होती है वो जेल की दीवार के ऊपर जो कटीले तार लगी होती है उस पर अटक जाती है, जिस वजह से वो बैलून वही हवा में अटक जाता है। योंग को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है कि उसका भागने का कोई प्लान है। वो अपने बेटी के साथ उस बैलून पर खड़ा होकर डूबते हुए सूरज को देखता है, और वो अपने बेटी से कहता है कि इस दिन को कभी मत भूलना, और अपने डैड को भी। नीचे सभी कैदी और सभी गार्ड इस बात पर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि यहाँ से योंग नहीं भाग सका, और योंग को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। उसके बेटी भी सेल में उसके साथ होती है क्योंकि आज उसके बर्थडे है, और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब योंग को बेटी को बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो सब एमिलिया को गिफ्ट देते हैं,
योंग भी अपनी बेटी को एक बॉक्स देता है और जब योंग की बेटी एमिलिया उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर सेलर मून बैग होता है, वही बैग जिसके वजह से आज योंग इस जेल में है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने डैड को थैंक्स कहती है और इसके बाद योंग अपनी बेटी को गले लगा लेता है। और यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं सब के सब रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि योंग का आज दुनिया में आखिरी दिन है, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसका फांसी होने वाला है। हालांकि योंग को इस बारे में कुछ नहीं पता होता और ये सब के सब योंग को टी शर्ट पर एक मैसेज लिखते हैं। इसके बाद योंग अपने बेटी को बाहर गेट में छोड़ने जाते हैं और गेट पर पहुंचने के बाद वो अपने बेटी से कहते हैं कि यहाँ से आगे नहीं जा सकता, तुम्हें यहाँ से अकेला जाना होगा। उसकी बेटी अपने डैड को मेरी क्रिसमस कहती है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और उसके आंखों में आंसू होते हैं और वो भी अपनी बेटी को क्रिसमस कहते हैं। और तभी एक गार्ड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और योंग जब गार्ड के साथ जाने लगता है उसका बेटी उसे देख रही होती है और तभी योंग अपनी बेटी को फनी डांस करके दिखाता है और इसके बाद गार्ड उसे वहां ले जाता है जो सेल की तरफ नहीं बल्कि जहां पर फांसी दिया जाता है। इसे देखकर योंग रोने लगता है क्योंकि योंग यहाँ पर समझ चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है। वो भागता हुआ अपने बेटी के पास जाता है और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और अब वहाँ पर सबसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी बचा लो और वो इसीलिए कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। वो अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता क्योंकि उसका बेटी उसकी दुनिया है और उसके बेटी के लिए उसका डैड ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं, जितने भी प्रिजनर होते हैं, उन सभी के आंखों में आंसू होते हैं। ये जानने के बाद भी योंग एक निर्दोष है, कोई उसका मदद नहीं कर सकता, इसलिए योंग को वहां से ले जाया जाता है। योंग की बेटी वहीं पर रोती है और अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है जहां पर योंग की बेटी एमिलिया ये सारी कहानी उन 3 जजेस को सुना रही होती है जिनके आगे उसके डैड का केस एक बार फिर से उसने दोबारा से रीओपन करवाया है। हालांकि उसका डैड अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने डैड की मौत की उस झूठे आरोप को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। और वहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो पास्टर होते हैं और जो बाकी के लोग होते हैं वो वही कैदी होते हैं जो योंग के साथ कभी एक साथ उसके सेल में रहा करते थे। और ये सब के सब बदल चुके हैं और अच्छी से जिंदगी जीते हैं। और यहाँ पर वार्डन भी होता है जो कि बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है। और इन सब के एविडेंस से ये साबित होता है कि योंग एक निर्दोष था। उसे केस अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया और वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्टेबल नहीं था। उसके केस में और भी जांच होना चाहिए था और मेडिकल रिपोर्ट से ये कहीं भी साबित नहीं होता कि उस बच्चे के साथ मोलेस्ट किया गया था और ना ही ये साबित हो पाया कि योंग ने उस बच्चे का मर्डर किया था। इसीलिए सीनियर जज फैसला सुनाते कि योंग एक बेगुनाह इंसान था, उसने कुछ गलत काम नहीं किया था। और कोर्ट के इस फैसले से वो सभी लोग जो योंग के साथ उसके सेल में था सब कुछ खुश हो जाते हैं और वार्डन भी यहाँ पर खुश होता है। दरअसल वार्डन योंग का बेटी को एडॉप्ट कर लिया था और उसने उसे वकील बनाया था। और एमिलिया वकील सिर्फ इसलिए बनी होती है ताकि एक दिन वो अपने डैड को इंसाफ दिला सके। एंड फाइनली द कोर्ट रिमांड द किड्स। और आज उसने ये काम कर दिया है। इसके बाद योंग का बेटी उस दीवार के पास जाती है जहाँ पर 23 दिसंबर के जिस दिन एमिलिया का बर्थडे होता है। वो अपने डैड के साथ वहाँ पर एक बैलून में था जहाँ पर वो अटक गई थी और ऊपर से सबको हाथ हिला रहे होते हैं। एमिलिया उसे एक बार फिर से इमेजिन करती है जहाँ पर अपने आप को छोटे बच्चे के रूप में देखती है और उसके डैड वहाँ पर उसके साथ होते हैं। लेकिन उसके इमेजिनेशन में वो बैलून यहाँ से दूर आकाश की गहराई में कहीं उड़ जाता है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। लेकिन ये वास्तव में एक पिता से बेटी के प्यार को पूरी तरह से दर्शाता है। वो हमेशा अपने कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपने बेटी के लिए करे। इंसान हमेशा वो सब कुछ मानता है जो पहले देखता है या सुनता है, लेकिन तय नहीं करता। वास्तविक कहानी जानने के लिए या किसी को जज करने से पहले दोनों पक्षों को सुनने के लिए कभी कभी जो कुछ बुरा लगता है वो पूरी तरह से बुरा नहीं होता है और सभी अच्छी चीज जो सही कभी कभी नहीं होता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को केवल उन चीजों तक सीमित नहीं करना चाहिए जो हम देखते हैं। हमें होना चाहिए बेहतर कि हमारे दृष्टिकोण अच्छे हो जिससे हम चीजों को समझ सके। और इसी के साथ साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।